पीरियोडिक टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एटॉमिक साइज बॉन्ड लेंथ। ध्यान सुनना, किसी एटम के अंदर एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, ये आपका एक एटम है और ये है उसका न्यूक्लियस पार्ट, ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है। ओके, अब किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब ध्यान रखना, जहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा हो वहाँ हमने नापा तो इतना आया। अब किसी ने हमको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन हमने, कुछ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ देखे हैं, तो डिस्टेंस बदल जाएगी। किसी ने कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ देखा एक, तो डिस्टेंस बदल जाएगी। तो एक सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस आप एग्जैक्टली नॉट कैलकुलेटेड, आप उसकी सिंगल इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां इलेक्ट्रॉन हुए तो हमने यहां नाप लिया, अगर यहां इलेक्ट्रॉन हुए तो हम यहां नापेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहां तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो कहने का मतलब सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा हम दो एटम को कंबाइन करके, एक एटम ये लिया और दूसरा एटम ये ले लिया, इस तरह से कंबाइन करके, और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस पहले मेजर करते हैं, यहां से लेके यहां तक। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ जो है उसके लिए फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, मान लो इसकी रेडियस है आर ए और इसकी रेडियस है आर बी। ओके, तो ये हो गया आर ए प्लस आर बी माइनस के 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ का। ओके, ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला है। अब इसमें ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की, और ई भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी की। अगर दोनों एटम एक जैसे हैं तो क्या होगा? अगर दोनों एटम डिफरेंट टाइप के हैं तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, इस बॉन्ड लेंथ का आधा हम कर दें, यहां से हाफ हमने कर दिया, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी उसकी एटॉमिक रेडियस। तो किसी एटम की एटॉमिक रेडियस उसके बॉन्ड लेंथ का हाफ होता है। बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दें तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब मैंने एक दो एग्जाम्पल यहां लिखने वाला हूं मैं, उस पर ध्यान देना। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बॉन्ड लेंथ का, ये फॉर्मूला दिया था, उसका मैं नाम लिख देता हूं इधर, यहां लिख देता हूं नाम, इसके SCH, इसके मेकर, एंड STEVEN स्टेवेंसन, इसके मेकर स्टेवेंसन लॉ है। ये साइंटिस्ट के नाम हो गए। इन्होंने ये बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला दिया, इन्होंने ये बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला दिया। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हमको समझना है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो मेरे पास है दो क्लोरीन के एटम आपस में टच है, ये क्लोरीन का एटम है और ये दूसरा क्लोरीन का एटम।
इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हमने नाम दिया बॉन्ड लेंथ। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, हमने कहा कि भाई बॉन्ड लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये डिस्टेंस हो गई आर ए, इसको मैंने बोल दिया आर बी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 फॉर्मूला है ई ए माइनस ई बी। अब बताओ, जब दोनों एटम सेम होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी। अब इसमें से इसको घटाओगे वैल्यू सेम है, मान लो ई है। ओके, तो क्या कंडीशन आएगी, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू ये फैक्टर 0 हो गया, ई माइनस ई 0 हो गया, फैक्टर 0 हो गया पूरा। तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये तब है जब दोनों एटम सिमिलर हैं। If both atom are similar, if both atom are similar, ओके, जब दोनों एटम सेम होंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर दोनों एटम डिफरेंट हुए तो क्या कंडीशन होगी, उस पर थोड़ा विचार करें। मैंने दोनों एटम डिफरेंट किए, फिर हम चेक करते हैं क्या स्थिति बनती है। देखो, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का और दूसरा एटम है फ्लोरीन का, एक H का और एक फ्लोरीन का। इस तरह से मैंने लिख दिया HF। ओके, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं इनकी कुछ डाटा लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दो। H से H के बीच की बॉन्ड लेंथ, H से H के बीच की बॉन्ड लेंथ दी है 0.74। ओके, और F से F के बीच की बॉन्ड लेंथ दी है और ये वैल्यू आपकी 1.44 डाटा मान लिया हमने। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ बताओ। तो देखो, बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए। आर ए, देखो इसमें ये बड़ी वैल्यू है, छोटी, तो इसको तो हम बोलेंगे ई ए और इसको बोल देंगे ई बी। ओके ओके, तो आर फ्लोरीन वाला ए कहलाएगा, तो आर एफ प्लस आर एच माइनस 0.09 ई फ्लोरीन माइनस ई हाइड्रोजन। ये मान लिया हमने। बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से छोटा वाला माइनस करना है, आर एफ निकालना होगा। ये पूरा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, उसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो एटॉमिक रेडियस आती है। तो यहाँ से एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की आएगी 0.74 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है सॉल्व करके 0.37। और यहाँ से आर फ्लोरीन निकाला 1.44 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर लो, ये वैल्यू आ रही है 0.72। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ रखो, तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर एफ की वैल्यू है 0.72, आर एच की वैल्यू है 0.37 माइनस 0.09, ई एफ की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू है 2.1। यहाँ से इसे हम कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करके 0.891। ओके, तो इस तरह से 2 डिफरेंट एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, स्टार पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड वाले की, उससे कम डबल बॉन्ड वाले की, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड वाले की मानी जाती है।
ये कंसेप्ट है, आप ध्यान रखना, आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। जब दो एटम कंबाइन करते हैं, जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, इसके बेस पर किस बॉन्ड से जुड़े हैं, इसके बेस पर रेडियस के 3 टाइप हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो दो एटम आपस में जुड़े हैं इस तरह से, ये एक एटम है और दूसरा एटम ये है, टच है एक दूसरे से, इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस, एक दूसरे से बिल्कुल टच। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो, ये एक एटम है, ये इसके अंदर ओवरलैपिंग करते हुए है, दूसरा एटम हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि दो एटम इस तरह से हो, एक एटम इस तरह से और दूसरा एटम टच ही ना हो, कुछ दूरी पर हो, कुछ डिस्टेंस पर हो। तो बॉन्ड के आपस में, एटम के आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा है, इसके बेस पर एटॉमिक रेडियस के नाम डिसाइड होंगे। जब दो एटम आपस में जुड़े हों मेटेलिक बॉन्ड से, किस बॉन्ड से, मेटेलिक बॉन्ड से, तो वो इस तरह से दिखेंगे। जब दो एटम जुड़े हों कोवलेंट बॉन्ड से, तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, ओवरलैपिंग करते हुए। और जब वो दो एटम आपस में अट्रैक्ट हो, केवल अट्रैक्ट, जुड़े नहीं है, वंडर वॉल फोर्स से, तो वो कुछ इस तरह के दिखेंगे। ठीक है, अब मैं जो बोला उस पर ध्यान दो। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो सब में बॉन्ड लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। तो मेटेलिक रेडियस Rm बॉन्ड लेंथ का आधा होता है। ऐसे कोवलेंट रेडियस बॉन्ड लेंथ का आधा होता है। ऐसे ही वंडरवॉल रेडियस बॉन्ड लेंथ का आधा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सोचो, मैं इसको आधा कर देता हूं तो ये ऐसे आएगा, मैं इसको आधा करता हूं तो ये ऐसे आएगा, इसको आधा करूंगा तो ऐसे आएगा। तो देखो, यहां रेडियस है यहां से लेके यहां तक, यहां रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ओके, और यहां रेडियस है यहां से लेके यहां तक। तो ये तो बिल्कुल कम हो गया। तो आर कोवलेंट रेडियस सबसे कम होती है, उससे बड़ी होती है आर मेटेलिक, और सबसे बड़ी होती है आर वंडरवॉल। तो इस तरह से ये रेडियस के ऑर्डर होते हैं। ध्यान रखना, वंडरवॉल रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी है, वंडरवॉल रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी है, और ऐसा माना गया है कि वंडरवॉल रेडियस लगभग 2 टाइम्स होती है कोवलेंट रेडियस से, 2 टाइम्स। तो ये था एटॉमिक रेडियस के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक, आयनिक रेडियस। अगला टॉपिक है आयनिक रेडियस क्या होती है, आयंस की रेडियस। आयंस क्या होते हैं, रेडियस उनकी कैसे डिसाइड होगी, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। मान लो ये हमारे पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी सेल है, और आपके इस एटम में मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है थर्ड सेल में, इस जगह पे यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे इस न्यूक्लियस से इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दिया RA, एटम, रेडियस ऑफ एटम। कैपिटल आर ले लेता हूं, रेडियस ऑफ एटम। ये तो हो गई एटम की बात। अब बात है आयंस क्या होते हैं। आयंस 2 तरह के होते हैं। आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन होते हैं, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन कहलाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं। कैटाइन बनता है
इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो कैटायन बनता है, और एनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के गेन होने से। जब कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन होते हैं तो एनायन बनता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके कैटायन की। तो यहां मैंने देखा कैटायन, सेम कंडीशन मान रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। आपका इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है। कैटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। तो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी है, अंदर भी है। ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसी वजह से लॉस हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। देखो ये गायब। जब ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन बचा लास्ट ये। तो इस न्यूक्लियस से ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये माना जाएगा। इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हमने नाम दिया रेडियस ऑफ कैटायन। ओके, अब हम बात करते हैं एनायन की। जब एनायन की बात कर रहे हैं, एनायन होगा इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। आपका एटम क्या था? ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और मान लो ये फोर्थ सेल। आपका इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 थर्ड सेल में था, तो इलेक्ट्रॉन था आपका यहाँ। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आप मान रहे थे एटम फॉर्म में। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो वो सबसे बाहरी सेल में आके बैठेगा इस जगह पे। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये माना जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मानी जाएगी रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ एनायन मानी जाएगी। अब आप इन तीनों में कंपेयरिंग करोगे तो सबसे बड़ी रेडियस मानी जाएगी एनायन की, क्योंकि ये फोर्थ सेल में है। ये आपकी फोर्थ सेल है, ये आपकी थर्ड थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सेकंड सेल में आ गया, और ये आपका थर्ड सेल में है। तो सबसे जब बड़ी जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोर्थ सेल की। तो रेडियस ऑफ एनायन सबसे बड़ा, फिर रेडियस ऑफ आपका आ जाएगा सबसे, इसके बाद आएगा एटम, और सबसे पीछे हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन। सबसे स्मॉल होगा रेडियस ऑफ कैटायन। तो ये ऑर्डर हो गया। सबसे बड़ा था एनायन का रेडियस, फिर एटम का रेडियस, और सबसे पीछे चला गया कैटायन का रेडियस। इसको समझने के और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं उनको समझो। या तो आप इस तरह समझो, नहीं तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। उस मेथड पर थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप Z/E, Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन दोनों का रेशियो निकालो। जितना रेशियो इसका कम आएगा, इसका रेशियो जितना कम आएगा, समझ जाओ रेडियस उतना ज्यादा। Z/E की वैल्यू जितनी कम होगी, रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम कुछ कैटायन लें, जैसे Al+3, Mg+2 और सोडियम Na+, इस तरह से ले लिया हमने, तो चेक करते हैं क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहले Z/E का रेशियो चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए प्लस के, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एटॉमिक नंबर 12, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एटॉमिक नंबर 11, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे। ये रेशियो आया 1.3, रेशियो आया 1.2 और रेशियो आया 1.1। इसका Z/E का रेशियो सबसे कम है। जिसका Z/E सबसे कम होगा उसी की रेडियस सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी रेडियस होगी सोडियम आयन की, उससे छोटी मैग्नीशियम आयन की, और सबसे छोटी होगी एल्युमिनियम आयन की। तो Z/E का रेशियो निकालो।
जेड अपॉन ई का रेशियो जितना कम आएगा रेडियस उतनी ही ज्यादा बड़ी मानी जाएगी। अगर ये एनायन का केस होता, किसका केस होता? एनायन का, तो कैसे देखते? या ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं एनायन का केस। एनायन का केस लेते हैं। मान लो हमारे पास है F नेगेटिव, O-2 और N-3। अब चेक करते हैं Z अपॉन E का रेशियो। एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, और 9 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो 10 हो गया। एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉन 10। एटॉमिक नंबर 7 होता है और इलेक्ट्रॉन 10। ये रेशियो आया 0.9, यहां से आया 0.8 और ये 0.7। तो इसका Z अपॉन E वैल्यू सबसे छोटा है, तो इसकी रेडियस सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ा रेडियस होगा N-3 का, उससे छोटा हो जाएगा O-2 और उससे छोटा होगा F नेगेटिव। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन समझते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, हमारे पास है Cl नेगेटिव और Fe+2। ये एग्जाम्पल दिया है, Cl दिया है, Cl नेगेटिव और Fe+2। अब पूछा है रेडियस का, बताओ क्या ऑर्डर होगा? तो Z अपॉन E निकालो। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 18। एटॉमिक नंबर Fe का 26 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 24 इलेक्ट्रॉन्स। यहां हम इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी 1। यहां इसका मैं इसमें डिवाइड करूंगा 18 का, तो वैल्यू आ रही है 0.944। 24 का मैंने 26 में डिवाइड किया, वैल्यू आई 1.08। अब देखो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, तो जिसका छोटा वैल्यू होगा उसका रेडियस सबसे बड़ा। उसके बाद नंबर आया Cl का और सबसे पीछे हो जाएगा Fe+2। देखो कैटाइन, उससे बड़ा एटम और उससे बड़ा एनायन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा उसको थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो कंसेप्ट पूरा खराब हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना इस एग्जाम्पल को। जो लोग डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं उनके ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डिफरेंट आइंस, लिथियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस Mg+2, पोटेशियम आयन और एल्युमिनियम आयन Al+3। ये दे रखे हैं 3 आयन। अब चेक करते हैं इनका क्या कंसेप्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Z अपॉन E की। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 2। एटॉमिक नंबर 12 और इलेक्ट्रॉन 10। एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 और इलेक्ट्रॉन 18। एटॉमिक नंबर 13 और इलेक्ट्रॉन 3 निकल जाएंगे तो 10। यहां से ये वैल्यू आई 1.5, ये वैल्यू आई 1.2। 18 का डिवाइड करेंगे 19 में तो ये वैल्यू आ रही है 1.055। 10 का डिवाइड करोगे तो 1.3। अब चेक करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू है ये, तो K+ का साइज सबसे बड़ा। उसके बाद चेक करो छोटी वैल्यू है ये Mg की, Mg+2। उसके बाद है आपकी एल्युमिनियम की Al+3 और सबसे पीछे हो गया आपका लिथियम। तो डिफरेंट आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, जिनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है उनको भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, आयनिक रेडियस का कंसेप्ट। एटॉमिक साइज इन ग्रुप और एटॉमिक साइज इन पीरियड क्या होगा। ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होगा, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे इस तरह से, जैसे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, नीचे जा रहे हैं ग्रुप में। जब ग्रुप में नीचे जाते हैं
तो दो फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, जैव फैक्टर या हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ये हमेशा फिक्स माना जाता है। ग्रुप में नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फिगरेशन हुआ 2 1, इसका एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन हुआ 2 8 1। तो देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड दो सेल है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा। इसमें 3 सेल है 1 2 3, तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। तो आप चेक करो, नीचे जब गए तो इसमें 2 सेल थी, और नीचे गए तो इसमें 3 सेल हो गए, और नीचे गए तो 4 सेल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगी यहां से लेके यहां तक की। तो रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो गई इन ग्रुप। रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो 1 से लेके 18 ग्रुप में सब में एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है, क्यों रहेगा वो बताएंगे। वैसे 1 to 18 हमेशा इंक्रीज होगी। नीचे जाओगे तो लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा पोटेशियम का, पोटेशियम से बड़ा रूबिडियम, रूबिडियम से बड़ा सीजियम और सीजियम से बड़ा फ्रेंसियम का साइज माना गया है। आप किसी भी ग्रुप में जाओगे साइज यही रहेगा। एटॉमिक साइज इन ग्रुप जनरली हमने भी बताया, ग्रुप में नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ये 1 से लेके 18 ग्रुप तक चलता है। इसका एक्सेप्शन होता है 13 ग्रुप। मान लो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। तो नीचे जाने पर साइज लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रूबिडियम, उससे बड़ा सीजियम। लेकिन जब हम बात करते हैं 13 ग्रुप की, किसकी, 13 ग्रुप की, यहाँ एक्सेप्शन केस है वो समझो। 13 ग्रुप में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम। ये हमारे पास अरेंजमेंट है। तो जरा ध्यान से समझना क्या अरेंजमेंट आना चाहिए। अगर हम इसी को फॉलो करें तो ऑर्डर आना चाहिए बोरॉन से बड़ा एल्युमिनियम और गैलियम से बड़ा इंडियम। ये ऑर्डर आना चाहिए, बोरॉन से बड़ा अब भी एल्युमिनियम है, गैलियम से बड़ा अब भी इंडियम है। अब यहाँ 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है इन दोनों के बीच में, बड़ा होना चाहिए गैलियम का, बड़ा होना चाहिए गैलियम का, लेकिन बड़ा होता है एल्युमिनियम का। बड़ा होना चाहिए टैलियम का, लेकिन बड़ा होता है इंडियम का। यहाँ 2 जगह पे एक्सेप्शन केस आते हैं 13 ग्रुप में। अब ये 2 एक्सेप्शन केस क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन हमको समझना। बोरॉन से बड़ा एल्युमिनियम इसकी वजह से, गैलियम से बड़ा इंडियम इसी टॉपिक की वजह से। लेकिन फिर एल्युमिनियम बड़ा कैसे हो गया गैलियम से, ये हमको समझना। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, डी सबसेल नहीं होता है, ये डी सबसेल नहीं आता है इसमें। लेकिन जब गैलियम का करोगे तो गैलियम से पहले, गैलियम से जस्ट पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। मतलब इसमें डी ब्लॉक आ गया।
क्या आ गया? डी ब्लॉक। ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है कि जब डी ब्लॉक आता है तो पॉजिटिव चार्ज डी आने की वजह से बढ़ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेंगे, न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, तो साइज डिक्रीज होगा। ऐसा हम मान रहे हैं डी ब्लॉक आने की वजह से। डी ब्लॉक आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज माना जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किया, अपनी तरफ खींचा तो साइज डिक्रीज हो जाता है। डी ब्लॉक के आने पर इस साइज का डिक्रीजमेंट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया जिसकी वजह से साइज एकदम घट गया। इसलिए गैलियम का साइज एल्युमिनियम की तुलना में कम है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां जो अगला केस है इंडियम और टेलियम, इसकी थोड़ी सी बात करनी है। इंडियम और टेलियम में टेलियम का साइज छोटा है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये हम बाद में समझाएंगे, अब डायरेक्ट लर्न करो इसको कि टेलियम का साइज छोटा होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जब आएगा समझ में, तब ये डिटेल में आ पाएगा। उस टॉपिक को हम नहीं उठाना चाहते, मोस्टली यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन पूरी टेबल पे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इन दोनों पर। क्वेश्चन आएगा एल्युमिनियम और गैलियम में गैलियम का साइज छोटा होता है, क्यों? तुम कहेंगे इसमें डी ब्लॉक आ रहा है, डी ब्लॉक आने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाता है। ऐसा होने की वजह से जब साइज डिक्रीज होगा तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक साइज इन पीरियड। एटॉमिक साइज इन पीरियड का कंसेप्ट समझो। सबसे पहले आप समझो दो फैक्टर होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, अच्छी तरह समझना, ये न्यूक्लियस है और ये आपकी सेल, ये आपकी सेल हो गई। कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां होंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे, ये हो गए इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैंने नाम दिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको हमने नाम दिया इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनको हमने इनर सेल इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ओके, अब सोचो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज का इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? अट्रैक्शन। इस बाहर वाले पर चेक करना है तो अट्रैक्शन का हो गया, तो हमने नाम दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे तो एक फोर्स होगा रिपल्सन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स बड़ा है रिपल्सन फोर्स से, एक केस तो ये होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स बड़ा है रिपल्सन फोर्स से, जो ऑलमोस्ट हमेशा रहता है, तो साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। कब रिपल्सन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी? इस केस में हम कह सकते हैं रिपल्सन फोर्स ऑलमोस्ट जीरो, यह थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो बात आती है फोर्स ऑफ रिपल्सन कब ज्यादा हुआ? फोर्स ऑफ रिपल्सन कब मैक्सिमम हो सकता है?
जब सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाए, अगर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन अब जीरो नहीं होगा, वो ज्यादा होगा और अट्रैक्शन से भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए और इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहाँ, तो डिस्टेंस में यहां तक नापूंगा तो साइज इंक्रीज हो जाता है। अब किस केस में ये वाला केस लगेगा? ये वाला केस लगता है जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स में। ये वाला केस लगता है जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स में। जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें ये केस लगता है। तो डिटेल में समझते हैं कंसेप्ट को कि क्या कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहिए। तो यह देखते हैं क्या कंसेप्ट है। ये मैं रफ नहीं कर रहा हूं पूरा। मान लो मेरे पास है, आप मान लो सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये हमने एटॉमिक 3 से लेकर, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट लिए हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। ओके, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे आप पीरियड में आगे चलोगे, 3, 4, 5, 6 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जेड के बराबर होते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, तो ये अट्रैक्शन दिखा दिया आपने। अब मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन वहीं बैठे हुए थे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है, तो यहाँ साइज क्या होगा? छोटा होता चला गया, साइज कम हो गया, साइज लेस हो गया। तो लिथियम का साइज बड़ा, बेरिलियम का छोटा, बोरॉन का और छोटा, कार्बन का छोटा, फिर नाइट्रोजन का और छोटा, इस तरह से ये ऑर्डर चला। तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक साइज लगातार स्मॉल होता चला गया, लेकिन अचानक नियॉन का साइज बड़ा हो गया, नियॉन का साइज मैक्सिमम हो गया, ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों? तो हम नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, नियॉन होता है इलेक्ट्रॉन 10, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p6। आउटर मोस्ट में p में 6 इलेक्ट्रॉन है। p के डिब्बे बनाएंगे ऑर्बिटल, तो वो 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4 पेयरिंग में, 5 पेयरिंग में और ये 6 पेयरिंग, तो टोटल पेयरिंग हो गई, कंप्लीट पेयरिंग हो गई। जहाँ कंप्लीट पेयरिंग होगी वहां रिपल्सन जीरो नहीं होगा, रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ जाता है। इसलिए नियॉन का साइज सब में सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये था पीरियड का कंसेप्ट। ओके, तो एक क्वेश्चन आएगा, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज लगातार डिक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि पीरियड में आगे जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो जेड बढ़ेगा, 3, 4, 5, 6 जेड बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और नियॉन का साइज बड़ा क्यों है? क्योंकि सब सेल पूरे भरे हुए हैं, जब पूरे सब सेल भरे होंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। कैटिनेशन क्या होता है वो हमको समझना है।